नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल शुभ टेक गाइड में। चलिए आज हम पढ़ते हैं इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने जाएं, वहाँ पर आपको इन सब टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप पूरा देखें, एंड तक देखें तो आपको इन सब टॉपिकों में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत सहायता करेगा। चलिए हम देर न करते हुए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकाल। क्या पढ़ेंगे? गुप्तकाल। गुप्तकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का गुप्तकाल। भारतीय इतिहास का गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, तो गुप्त काल को ही स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल का एक प्रतिमान होता है जो काल साहित्य तथा संस्कृत के लिए आने वाले युगों का आदर्श माना जाता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन बना गुप्त काल स्वर्णकाल स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, किंतु इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक इनका शासन था। गुप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम शासक था। उसने महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा महाराजा अधिराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम वैशाली का राज्य प्राप्त हुआ। कुमार देवी से विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली का राज्य प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। यहाँ क्वेश्चन बनेगा सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त भारत का शासक बना। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र रचित प्रयाग प्रस्थ से समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। किसमें समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी मिली है? प्रयाग प्रस्थ से। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की योजना बनाई थी। समुद्रगुप्त ने किसकी योजना बनाई थी? दिग्विजय की। प्रयाग प्रस्थ के अनुसार इस योजना का ध्येय धारणी बंध भूमंडल को बांधना था। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसने भूमंडल को बांधने के लिए कौन सी योजना बनाई, तो समुद्रगुप्त ने भूमंडल को बांधने के लिए धारणी बंध नामक योजना बनाई। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अब यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, तो विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा समुद्रगुप्त ने किसे संरक्षण दिया था? महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। किसे दिया था? महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था और अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की, तो समुद्रगुप्त ने धारण की। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था। उसने कविराज नाम की कई कविताएं भी लिखी। एक सिक्के पर उसे बीड़ा बजाता दिखाया गया।
मतलब समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। समुद्रगुप्त के बाद संभवतः रामगुप्त शासक हुआ, किंतु वह एक दुर्बल शासक था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त शासक हुआ था, लेकिन वो एक दुर्बल था, कमजोर शासक था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक तथा विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को किन किन नामों से जाना जाता है? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक तथा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उसकी प्रथम राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। ये दोनों ही नगर गुप्तकालीन शिक्षा का केंद्र थे। इन दोनों नगर जो इनकी राजधानी थी, गुप्तकालीन में शिक्षा का केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख, इनकी विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? किस लेख में? उदयगिरी गुहालेख में। उदयगिरी गुहालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। कालिदास, धर्मांतिर, छड़यक, अमर सिंह, शंख, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमीर और वररुचि। इन नामों को आप याद कर लीजिए। क्या क्या था? कालिदास, धर्मांतिर, छड़यक, अमर सिंह, शंख, बेताल भट्ट, घटकरपर, बराहमीर और वरीच। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में काल में चीनी यात्री फैहान चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री आया था? तो चीनी यात्री फैहान 399 ईस्वी से 412 ईस्वी के बीच आया था। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि चीनी यात्री फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फैहान भारत आया था। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ है जो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में मेहरौली में स्थापित कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की चर्चा है। मेहरौली स्तंभ कहाँ है? कुतुब मीनार में है। कहाँ है? कुतुब मीनार। चंद्र तथा धाव शासक संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसकी चर्चा अभिलेख में हुई है। चंद्र तथा धाव शासक संभावना लगाया जा रहा है कि चंद्र तथा धाव शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ लिया हम। चंद्रगुप्त के बाद पढ़ेंगे कुमारगुप्त। क्या पढ़ेंगे? कुमारगुप्त। विक्रमादित्य के बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी थी। कुमारगुप्त की माता का नाम क्या था? ध्रुव देवी थी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त शासकों में सबसे अधिक अभिलेख किसके हैं? तो कुमारगुप्त के हैं। इसके विरुद्ध में उसने अपने ही पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। अब आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, किस राज्य में है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहाँ बौद्ध धर्म के अतिरिक्त वेद, वेदांग, धर्मशास्त्रों से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। कुछ अभिलेखों में शिक्षा के इस विख्यात केंद्र को, कुछ अभिलेख जो हैं वहाँ पर शिक्षा के इस विख्यात केंद्र यानी नालंदा विश्वविद्यालय को महाज्ञाहार कहा गया। क्या कहा गया है? महाज्ञाहार। कुमारगुप्त के शासनकाल में मयूर आकृति की रजत मुद्रिकाएं प्रचलित थी। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि कुमारगुप्त के शासनकाल में कौन सी मुद्राएं
प्रचलित थी। तो मयूर आकृति की मुद्राएं प्रचलित थी तथा कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? कुमारगुप्त ने भी किया था। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अपना तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें।